सुख। हम सबकी जिंदगी इसी एक चीज के पीछे तो भाग रही है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं एक ही मकसद छिपा होता है, खुश रहना। पर कभी सोचा है कि ये खुशी, ये सुख आखिर है क्या? इसका असली मतलब क्या है? अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। हजारों सालों से दुनिया भर के फिलोसोफर्स इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। इन्हीं जवाबों में से एक है हेडनिज्म का दर्शन। हेडनिज्म कहता है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद और सबसे अच्छी चीज सुख ही है। तो चलिए आज इसी आइडिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं और देखते हैं कि सुख की ये फिलॉसफी हमें कहाँ लेकर जाती है। तो सुख पाने का रास्ता क्या है? हेडनिज्म की कहानी असल में शुरू होती है प्राचीन ग्रीस में, जहां सुख को लेकर दो बड़े फिलोसॉफिकल स्कूल आमने सामने आ गए। कमाल की बात यह है कि दोनों मानते थे कि सुख ही सब कुछ है, लेकिन सुख क्या है और उसे कैसे हासिल किया जाए, इस बात पर उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सबसे पहले ये हेडनिज्म है क्या? तो ये शब्द आया है ग्रीक वर्ड हीडोने से, जिसका मतलब होता है प्लेजर यानी आनंद या मजा। ये फिलॉसफी मानती है कि जो काम हमें खुशी दे वो अच्छा है और जिससे तकलीफ हो वो बुरा। सिंपल है ना? मतलब दोस्तों के साथ घूमना फिरना, अपनी पसंदीदा मूवी देखना, ये सब हेडनिज्म के हिसाब से अच्छे काम हैं क्योंकि इनसे हमें प्लेजर मिलता है। तो जैसा मैंने कहा, प्राचीन ग्रीस में सुख को लेकर दो टीमें थीं। एक तरफ थे सिरेनिक्स और दूसरी तरफ थे एपिक्यूरियंस। और सुख को लेकर इन दोनों के आइडिया में जमीन आसमान का फर्क था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज की योलो यानी यू ओनली लिव वंस वाली सोच और मिनिमलिज्म वाली शांत जिंदगी की सोच के बीच की टक्कर हो। तो इन दोनों में फर्क क्या था? सिरेनिक्स का फंडा था जो मजा अभी है, इसी पल में है, उसे जी लो। उनके लिए सुख का मतलब था इंटेंस फिजिकल प्लेजर, भले ही वो कुछ देर का ही क्यों न हो। दूसरी तरफ थे एपिक्यूरियंस। उनका लक्ष्य था मन की शांति, जिसे वो अचरैक्सिया कहते थे। उनका मानना था कि असली सुख कुछ नया पाने में नहीं, बल्कि चिंता, डर और दर्द जैसी नेगेटिव चीजों से छुटकारा पाने में है। तो एक का फोकस था जिंदगी में प्लेजर जोड़ना और दूसरे का फोकस था जिंदगी से दर्द घटाना। ये लाइन सिरेनिक्स की सोच को एकदम साफ कर देती है। उनके लिए अगर किसी चीज से अभी मजा आ रहा है तो बस कर लो, उसके भविष्य के परिणामों की ज्यादा चिंता मत करो। जैसे बिना सोचे समझे क्रेडिट कार्ड से कोई महंगी चीज खरीद लेना। उस पल में तो जबरदस्त खुशी मिलती है, पर बाद में जब बिल आता है तो दर्द भी होता है। सिरेनिक्स के लिए वो पल का सुख ही सब कुछ था। और फिर आते हैं एपिक्यूरस, जो कहते हैं कि अरे रुको, तुम लोग सुख को गलत जगह ढूंढ रहे हो। उनके लिए असली खुशी किसी हाई को चेज करने में नहीं, बल्कि जिंदगी से दर्द को हटाने में है। और ये सिर्फ फिजिकल दर्द नहीं, बल्कि मेंटल दर्द भी हैं, जैसे भविष्य की चिंता, मौत का डर। जब ये सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं तो जो एक शांत और सुकून वाली स्टेट बचती है, उसे उन्होंने अटरैक्सिया कहा, और वही उनके लिए सबसे बड़ा सुख था। तो अभी तक जो भी बात हो रही थी वो किसी एक इंसान के व्यक्तिगत सुख की थी। पर फिर फिलोसोफर्स ने एक बड़ा सवाल उठाया कि अगर सुख ही सबसे अच्छी चीज है, तो क्या हमें सिर्फ अपने सुख के बारे में सोचना चाहिए, या फिर एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रह सके? और बस यहीं से सुख की कहानी एक पर्सनल खोज से निकलकर एक सोशल मिशन बन गई। इसी सोच से जन्म हुआ यूटिलिटेरियनिज्म का, यानी उपयोगितावाद का। ये एक नैतिक सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी काम, कोई भी कानून सही है या गलत, इसका फैसला इस बात से होगा कि वो दुनिया में कुल मिलाकर कितनी खुशी बढ़ाता है और कितना दुख कम करता है। सीधी भाषा में कहें तो जिस काम से ज्यादा लोगों का भला हो वो सही है। और इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ इस एक लाइन में है, जिसे जेरेमी बेंथम नाम के फिलोसोफर ने मशहूर किया, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी वो काम करो जिससे सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी मिले। ये आइडिया उस वक्त के लिए क्रांतिकारी था, क्योंकि इसने सही गलत के फैसले को किसी धार्मिक किताब या राजा के हुक्म से हटाकर आम इंसान की खुशी से जोड़ दिया। पर बेंथम सिर्फ बातें करने वाले फिलोसोफर नहीं थे। वो नैतिकता को एक तरह का विज्ञान बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि सही और गलत का फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कैलकुलेशन के आधार पर हो। और इसी के लिए उन्होंने एक टूल बनाया जिसे हेडोनिक कैलकुलस या सुख कैलकुलस कहते हैं। ये खुशी को नापने का एक तरीका था। तो ये कैलकुलस काम कैसे करता है? बेंथम ने खुशी को नापने के लिए कुछ पैरामीटर दिए, जैसे पहला इंटेंसिटी, यानी सुख कितना मजबूत है।
चॉकलेट खाने की खुशी या एग्जाम में टॉप करने की खुशी। दूसरा, ड्यूरेशन, वो खुशी कितनी देर टिकेगी। चुटकुले पर आई हंसी कुछ सेकंड रहती है, पर एक अच्छी छुट्टी की खुशी दिनों तक। तीसरा, सर्टेनिटी, उस खुशी के मिलने की गारंटी कितनी है। और चौथा, प्रॉक्सिमिटी, वो खुशी कितनी जल्दी मिलेगी। तो देखिए, सुख की ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँच गई। प्राचीन ग्रीस में एक इंसान की निजी बहस से शुरू होकर कि मुझे इंटेंस प्लेजर चाहिए या मन की शांति, ये कहानी एक ऐसे सोशल फॉर्मूला तक पहुंच गई जो पूरे समाज के लिए कानून बनाने का आधार बन सकता था। ये दिखाता है कि खुशी के बारे में हमारी समझ वक्त के साथ कितनी बदली है। लेकिन आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल तो रह ही जाता है, क्या हम सच में खुशी जैसी पर्सनल और सब्जेक्टिव चीज को नंबरों में तौल सकते हैं? जो चीज मुझे खुशी देती है, क्या वो उतनी ही खुशी किसी और को भी देगी? और कहीं खुशी को नापने तौलने की इस कोशिश में हम उसे महसूस करने का असली मजा ही तो नहीं खो रहे हैं? ये सवाल सोचने वाला है।